Hi everyone, this is Vishal. So let's continue with our series on environment and ecology. जैसा कि पहले सेक्शन में मैंने आपको बस एक ओवरव्यू प्रोवाइड किया था, ठीक है। और ये ओवरव्यू, ये मत सोचिएगा ठीक है यार जनरल सी बात करें तो स्किप कर जाते हैं, ऐसा नहीं है। इसको बड़ा थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिएगा, जो अभी हमने पहले सीरीज में कवर किया था, बिकॉज देयर आई हैव प्रोवाइडेड अ ब्रॉड इनसाइट इनटू एवरीथिंग दैट इज कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन एंड ऑन विच पर्टिकुलर सेगमेंट विच पर्टिकुलर एग्जाम इज फोकसिंग अपॉन, लाइक आई ऑलरेडी मेंशन, ठीक है, जस्ट टू गिव यू इंसाइट, ठीक है, दैट द यूपीएससी हैज मेजर कंसर्न्स विद कॉन्सेप्चुअल पार्ट, स्पीसीज पार्ट रिगार्डिंग द आईयूसीएन नोमेनक्लेचर, मतलब यूपीएससी डील करता है कॉन्सेप्ट से, वर्ड मीनिंग वगैरह, ठीक है। स्टेट सर्विसेज भी अब यहाँ से पूछने लगे, लेकिन दोनों के पूछने में एक अंतर होता है। यूपीएससी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, वो आपसे पूछेगा नीचे की डिफिनेशन, हैबिटेट क्या होता है, एनवायरमेंट इकोलॉजी में दो लाइनें करके बेसिक डिफिनेशन। और जब स्टेट एग्जाम क्वेश्चन पूछता है तो क्या पूछता है कि एनवायरमेंट वर्ल्ड को कॉइन किसने किया था, किस ईयर में कॉइन किया था, डिफिनेशन भी पूछ सकता है, नीचे वर्ड को किसने कॉइन किया था। और ये यूपीपीएससी हो या कोई भी स्टेट सर्विस का एग्जाम हो, उत्तराखंड हो आपका आने वाला है 7 जुलाई को, या फिर कोई भी एग्जाम हो सकता है, यूपीपीएससी ने तो डेट ही नहीं दी है, खैर ठीक है, वो डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। अभी बहुत ज्यादा कंसेप्ट ये लोग नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। पॉल्यूशन यूपीएससी यहां से बहुत पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, प्रभाव से, ठीक है। ओशनिक एसिडिफिकेशन, इट इज द कॉन्सिक्वेंस। एक मुझे याद है यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था क्लाइमेट चेंज पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिपरकशंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज, और ऑप्शन बड़े मजेदार थे, राइजिंग ऑफ द ओशनिक लेवल, ठीक है, फ्लडिंग, फेमाइंस, ड्राउट, ठीक है, और मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स। ये सारी चीजें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं। बस आपको एक इनसाइट चाहिए, मैं आपको एक फ्लोचार्ट के मीडियम समझा दूंगा कि क्लाइमेट चेंज में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, व्हाट आर द इंपैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो यूपीएससी का फोकस यहाँ ज्यादा रहता है। आज से कुछ साल पहले यूपीएससी ने बार बार दो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं, वन इज द ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड द अदर वन इज योर, आपने एसिड रेन का नाम सुना होगा, पीसीएस ने भी क्वेश्चन पूछे हैं कि विच ऑफ द गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन, अम्लीय वर्षा जिसको हिंदी में कहते हैं, या जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होते हैं, हाउ दे आर रिलेटेड टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्रीन हाउस गैसेज। क्योंकि होता क्या है, कई बार कुछ गैसेज को देखिए, कुछ तो जनरल जैसे मीथेन हो गई, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ठीक है, एनओएक्स बोल देते हैं हम लोग उसको इन जनरल ग्रीन हाउस गैसेज में, बट उसमें N2O आती है, नाइट्रोजन, मतलब लाफिंग गैस जिसको आप बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो ये सारी गैसेस तो होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज देयर, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इज देयर, ठीक है, और SF6, ये सारी गैसेस उसमें आ जाती है। मतलब कई सारा क्लबिंग वगैरह कर देते हैं ग्रीन हाउस गैसेज में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। एनवायरमेंटल मूवमेंट से यूपीएससी ने भी पूछा, स्टेट पीसीएस ने भी क्वेश्चन, और स्पेसिफिकली जिस स्टेट की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे राजस्थान की कर रहे हो तो वहाँ बिश्नोई से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। उत्तराखंड से आप एग्जाम देने जा रहे हो तो वहाँ पे आपका जो तहरी डैम वाला मूवमेंट हुआ था, या फिर आपका चिपको मूवमेंट हुई थी, या फिर आपको पता ही है अभी जैसे कुछ साल पहले वो एक्सपायर हुए थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा किस किस मूवमेंट से एसोसिएटेड थे, वो चिपको से एसोसिएटेड थे। गौरा देवी कौन थी, गौरा देवी भी किसी मूवमेंट से एसोसिएटेड थी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज समवन कॉल्ड मेधा पाटकर, ठीक है। ये सारी चीजें आती जो किसी इन्वायरमेंटल मूवमेंट से जुड़े होते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज होती हैं जिन्होंने इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काम किया होता है, जैसे सलीम अली, ठीक है, ये ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, बर्ड्स वगैरह पे इन्होंने बहुत सारा काम किया है, बहुत डॉक्यूमेंटेशन किया है, इनके इनिशिएटिव पे बहुत सारे नेशनल पार्क वगैरह बने। आपको पता है सलीम अली नेशनल पार्क करके एक पड़ता है आपका, फिर एक आपका साइलेंट वैली जो है वो भी इन्हीं के इनिशिएटिव पे हुआ था, जो आपकी केरला में है, ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है। ये राजीव गांधी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, 87 के आसपास की शायद बात थी, ठीक है। तो इन्हीं के इनिशिएटिव थे, कुछ वहाँ लोकल मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे। एनीवे, अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा, बायोस्फीयर और बायोडाइवर्सिटी, यहीं पे आपके प्रोटेक्टेड रिजर्व्स वगैरह, प्रोटेक्टेड चीजें भी आ जाती है। ये यूपीएससी का फेवरेट, कितने नेशनल पार्क हैं, यूपीएससी का तो फेवरेट टॉपिक है नेशनल पार्क। एक तरफ दे देगा, एक तरफ स्टेट दे देगा, मैचिंग करो। अच्छा, बड़े मजेदार तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। मानस, कांजीरंगा, ये दोनों जो हैं आपकी ब्रह्मपुत्रा के अपर कोर्स में है कि लोअर कोर्स में है, मतलब ब्रह्मपुत्र के ऊपर साइड में है, लोअर साइड में। एक नदी बहती है, ठीक है, उसकी कैनोपी या उसके कैचमेंट एरिया में फॉलोइंग में से, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाई इन द कैचमेंट एरिया ऑफ कावेरी और कृष्णा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, जब ज्योग्राफी और एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी को मिक्सअप कर देते हैं, उसके लिए मैपिंग की जरूरत आपको पड़ेगी। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन ऐसे पूछे, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर कन्वेंशन एंड ट्रीटी, ये यूपीएससी भी पूछता है और स्टेट एग्जाम भी पूछते हैं, तो ये मैंने आपको पहले ही सेशन में बता दिया था। नाउ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद अवर लाइक द इलेबरेट सेक्शन, है ना, जहां पर हम कवर करने की कोशिश करेंगे इन टॉपिक्स को। तो चलिए पहला वर्ड हम देखते हैं क्या है, एनवायरमेंट। आपने वर्ड देखा होगा, मैंने वहां पे लिखा था एनवायरमेंटल इकोलॉजी, क्लब करने की कोशिश की थी। दोनों वर्ड अलग हैं, एनवायरमेंट अलग है, इकोलॉजी अलग है। अगर मैं आपसे कहूँ एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंड्स यू, ठीक है। आपके आसपास जो कुछ भी है वो आपका पर्यावरण है, हिंदी में पर्यावरण, इंग्लिश में एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच प्रीपोजिशन इनवायरॉन, ठीक है, दैट मीन्स अराउंड, इट रिफर्स टू दैट विच सराउंड्स, ठीक है, जो भी आपके आसपास है तो एनवायरमेंट। तो अगर किसी एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एनवायरमेंट, ठीक है, तो आप बता सकते हो एवरीथिंग दैट सराउंड्स अवर सराउंडिंग्स, ठीक है। नाउ
स्टेट पीसीएस के लिए क्वेश्चन क्या आता है कि इन्वायरमेंट वर्ड को कॉइन किसने किया था, तो ये बिल्कुल रट लो बिल्कुल, क्योंकि ये सब फ्रेंच फ्रेंच नाम होते हैं, मतलब वही वाली चीजें हैं, तो देख लो ब्रिटेन नाम है, यूरोपियन नाम है, बहुत कंफ्यूज करते हैं। क्योंकि अभी आप आगे देखोगे इकोलॉजी को किसी ने कॉइन किया है, किसी ने बायोम को कॉइन किया है, तो ये सब अपने एक पेपर में लिख के रख लीजिएगा पहले से, तो बहुत आसानी हो जाती है। तो थॉमस कैरिल जो थे आपके, ही कॉइन्ड द वर्ड इन्वायरमेंट इन द लोलैंड्स ऑफ द स्कॉटलैंड। अब आपको पता है स्कॉटलैंड कहाँ पड़ता है, जैसे मान लीजिए ये आपका कौन सा आइलैंड है, ब्रिटिश आइलैंड है, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट हैं, आपको पता ही है, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड। इसको कंबाइंड फॉर्म में आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, ब्रिटेन। इंग्लैंड इज सेपरेट, देन देयर इज वेल्स एंड देन देयर इज स्कॉटलैंड। और यहाँ पे आपका आयरलैंड पड़ता है, तो इसका एरिया है नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। तो आपका ये जो आइलैंड है इसको आप क्या बोलोगे, ब्रिटेन बोलोगे, ग्रेट ब्रिटेन। और इसमें जब नॉर्दर्न आयरलैंड मिला लेते हैं तो यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। तो ही वॉज देयर इन द लोलैंड्स ऑफ द स्कॉटलैंड, तो ध्यान रखना भाई वो ब्रिटेन वाले एरिया से आता है। 1828, तो स्टेट पीसीएस के लिए भी क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंट वर्ड एग्जैक्टली कॉइन किस ईयर में हुआ था, 1828। दिस वॉज द सेम ईयर व्हेन इन इंडिया द फादर ऑफ द इंडियन रेनेसा राजा राम मोहन रॉय ही एस्टैब्लिश ब्रह्मो सभा। आपको पता ही है राजा राम मोहन राय ने 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी। पहली थी आत्मीय सभा। आत्मीय सभा किसी किसी बुक में 1814 दिया है, किसी किसी में 1815 दिया है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर में आपको 1814 ही मिलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि किसी स्टेट में ऑफिशियल आंसर की में 1814 माना है, किसी में 1815 माना है, क्या है। एनीवे, आत्मीय सभा वाज द फर्स्ट मूवमेंट। मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस आपको रिलेट करने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। आत्मीय सभा के बाद जो सेकंड मेजर ऑर्गेनाइजेशन था राजा राम मोहन राय का, हु वाज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां मूवमेंट, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के जनक कहा जाता है। 1828 में इन्होंने, क्योंकि ये ब्रह्मो सभा और ब्रह्मो समाज बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था, ठीक है। राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्मो सभा बनाई। 2 साल बाद 1830 में उसका नाम बदल के ब्रह्मो समाज कर दिया गया था, ठीक है। बाद में इसमें केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सब जुड़ते चले, द्वारकानाथ टैगोर जुड़े थे। एनीवे, तो इंपॉर्टेंट ये है कि जिस साल ब्रह्मो सभा बनती है उसी साल में इन्वायरमेंट वर्ड को कॉइन किया था किसने, आपके थॉमस कैरिल ने। इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द सराउंडिंग्स और द कंडीशंस इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स और फंक्शंस। ये बस इसका एक सिंपल सा मीनिंग है। इन्वायरमेंट में इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आगे चल के इलैबोरेट देखेंगे क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं इससे, बट वर्ड मीनिंग एंड ओरिजिन एंड एवरीथिंग हु गॉट द वर्ड, स्टेट पीसेस के लिए इतना सफिशिएंट है। दूसरा एक वर्ड आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी वाज डिराइव्ड फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स ओइकोस मीनिंग होम एंड लोगोस मीनिंग स्टडी। देखो कई बार ये वर्ड आपको लॉजी लॉजी लिखा मिलेगा हर जगह पे, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी, फलाना लॉजी, ढमकाना लॉजी, कहीं भी लॉजी है। लॉजी का मतलब ही होता है, लोगोस वर्ड से आया, इसका मतलब होता है स्टडी। जो पहला वर्ड होता है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पे, ओइकोस, वहां से एक लॉजी बना है। इको और लॉजी, तो इको वर्ड आया ओइकोस से, जिसका मतलब होता है होम, यानी स्टडिंग अबाउट अवर होम। होम मतलब क्या है, हमारा जो प्लेनेट है या हमारे सराउंडिंग है, या जो हमारा एक जिस जगह पे हम रह रहे हैं। तो इकोलॉजी का मतलब क्या बना, इट इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी। मैंने कहा नहीं, लॉजी मतलब होता है स्टडी, और इको मतलब जो उसका रूट वर्ड है, पहला वर्ड है। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट। यानी इकोलॉजी समझने के लिए पहले आपको इन्वायरमेंट समझना होगा। इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंड्स यू, ठीक है, everything that is surrounding you. Now you as an individual is or are living in that environment. तो आप जब environment में रह रहे हो तो आपका उस environment से भी कुछ संबंध होगा। आपके अलावा और भी स्पीसीज रह रही होंगी, भाई आप रहते हो तो स्पैरो भी तो रहती है, कुत्ता भी तो रहता है, भैंसा भी तो रहता है, कोई जानवर भी तो रहता है, आसमान में उड़ने वाली चिड़िया भी रहती है, नदियों में तैरने वाली मछलियां भी रहती हैं। तो आपका उनसे भी कोई संबंध है कि नहीं है। मछली भी तो खाते हो, जब आप किसी रिवराइन इकोसिस्टम पे जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, तो वहाँ डॉल्फिन को देख के सीटी बजाते हो, उसके साथ में बॉल भी खेलते हो, ठीक है, फिशेस को आप पकड़ते हो, दैट इज योर फेवरेट पास टाइम एंड एवरीथिंग लाइक दैट। बहुत सारे लोग जो होते हैं, पेड़ पौधे आपके आसपास लगे, उनसे भी आपका संबंध होता है, उस पर झूला डाल के झूलते हो। बहुत सारी स्पीसीज रहती हैं, उनके साथ में भी आप लोग खेलते हो, कुछ लोग पालते हैं, कुछ लोग मनोरंजन करते हैं, कुछ लोग उनको सस्टेन करते हैं। तो आपका एक रिलेशनशिप उनके साथ बना, कुछ लोग मार के भी खा जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सारा इंटरेक्शन है आपका, you as an individual who is living in that environment, your relationship with the other species comes under ecology. बस एक सिंपल सा मतलब है, it is the scientific study of the relationship of the living organism with each other. living organism में आप भी आते हो, आपके साथ रहने वाली दूसरी स्पीसीज, हर वो स्पीसीज जो सांस ले रही है, जो जीवित है, उसका दूसरी स्पीसीज के साथ में क्या रिलेशन है, इसकी साइंटिफिक स्टडी को आप इकोलॉजी में गिनते हैं। इकोलॉजी वर्ड को कॉइन किसने कहा था, अर्नेस्ट हेकल ने। ही वाज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड इकोलॉजी इन 1869. 1869 इज द ईयर व्हेन महात्मा गांधी वाज बोर्न। थोड़ा सा हिस्ट्री से लेट करके याद कर लो तो 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, उधर का भी इधर के भी। मतलब इन्वायरमेंट वर्ड जब कॉइन हुआ था तो इमेजिन कर लीजिए, राजा राम मोहन रॉय जो थे उन्होंने ब्रह्मो सभा बना दी थी, ठीक है, 1828 में। और आपको पता ही है 1869 में महात्मा गांधी पैदा हो गए थे,
1869 में तो पैदा हुए थे, ठीक है। तो अगर हिस्ट्री में क्वेश्चन आ जाता है कि अरेंज देम इन क्रोनोलॉजी, फॉर्मेशन ऑफ आत्मीय सभा, फॉर्मेशन ऑफ ब्रह्मो सभा, बर्थ ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, इन तीनों को क्रोनोलॉजी में लगाइए। और एक तरफ इन्वायरमेंट में उसी पेपर में क्वेश्चन दिया गया है कॉइनिंग ऑफ द वर्ड इन्वायरमेंट, कॉइनिंग ऑफ द वर्ड इकोलॉजी। तो आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए ना, उधर भी कर ले जाओगे, इधर भी कर ले जाओगे। तो ट्राई टू रिलेट द वर्ड्स, इंटरडिसिप्लिनरी पढ़ने की कोशिश करो। तो 1869 जब महात्मा गांधी पैदा हुए तो उस साल अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी वर्ड को कॉइन किया। इकोलॉजी का मतलब समझ गए होगे। अब देखिए इकोलॉजी वर्ड को दो बेसिक डिवीजन में गिना जाता है, मतलब इकोलॉजी हैज बीन नॉर्मली कैटेगराइज्ड इनटू टू डिवीजन्स। ये सब कठिन वर्ड है, ज्यादा जर्मन है तो प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ना मेरी ना अपनी, बस वर्ड पे नजर मान लीजिए, उसका मतलब पता होना चाहिए। ओटियोकोलॉजी, एटोकोलॉजी एंड सीनियोलॉजी, सीनियोकोलॉजी, SYNECOLOजी। कोलॉजी हो गया, इधर भी कोलॉजी है, ये ऑटी है, ये सीनी है, ठीक है। दोनों में मतलब क्या है कि ऑटोकोलॉजी को पॉपुलेशन इकोलॉजी भी कहते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल स्पीसीज। मैंने भी कहा नहीं कि आप एज ए इंडिविजुअल एक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, आपके इन्वायरमेंट के साथ और उस इन्वायरमेंट रहने वाली दूसरी स्पीसीज के साथ में क्या रिलेशन है, ये आप इकोलॉजी में पढ़ते हो। तो अगर आप इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हैं, इट इज द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स और इंडिविजुअल स्पीसीज, तो उसको पॉपुलेशन इकोलॉजी या ऑटोकोलॉजी कहा जाएगा। और जो सीनोलॉजी या कम्युनिटी इकोलॉजी है, इट इज द स्टडी ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एसोसिएटेड टुगेदर एज अ यूनिट इन फॉर्म ऑफ अ कम्युनिटी। यानी जब बहुत सारी स्पीसीज ग्रुप्स के तौर पे किसी इन्वायरमेंट में रह रही हैं, किसी इकोसिस्टम में रह रही हैं, तो उनके आपस में संबंध, ठीक है, विद इन द स्पीसीज एंड विद अदर स्पीसीज, इसको आप कम्युनिटी इकोलॉजी या सीनोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। बस ये वर्ड याद रखना कि किसी एग्जाम में पूछ लेगा, दे आर रिलेटेड टू बेसिकली इकोलॉजी, इसके सेग्रीगेशन में, ठीक है। फिर आता है आपका लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन इकोलॉजी। इकोलॉजी भी क्या देखा था, इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग। इकोलॉजी क्या है, सराउंडिंग। और इकोलॉजी में अंतर पता चल गया ना कि इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंड्स यू, एंड व्हेन यू आर स्टेइंग इन दैट इन्वायरमेंट, योर म्यूचुअल रिलेशनशिप, योर रिलेशनशिप विद द अदर ऑर्गेनिजम्स एंड विद द एनवायरमेंट दैट सराउंड्स यू इज नोन एज इकोलॉजी। तो इसी इकोलॉजी, ऐसी जो मतलब पारिस्थितिकी होती है, इसमें कई सारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो ये एक फोटो मुझे मिली थी, मैंने इसमें स्लाइड में ऐड कर दी, इसको देखने की कोशिश करिए तो थोड़ा सा हायरार्की समझ में आ जाएगी। सबसे पहले कौन आता है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब जैसे मैं ह्यूमन हूं, आप ह्यूमन हैं, तो हम लोगों को इंडिविजुअल कहा जाएगा। ह्यूमंस हो सकते हैं, कोई बिशन हो सकता है, कोई रेंडियर हो सकता है, कोई कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, तो ये एक इंडिविजुअल स्पीसीज होती है, ठीक है, जिनमें सिमिलर जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं जो आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं। अब आप किसी कुत्ते के साथ में तो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे ना, किसी जानवर के साथ में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक स्पीसीज को आप कैसे डिटरमाइन करते हैं, एक स्पीसीज की डिफिनेशन ही वही होती है कि वो आपस में इंटरमिंगल करके। अब आप ये मत मुझे एक्सप्लोर करके बताइएगा कि हमने तो बहुत कुछ सुना है कि अभी एक्चुअली में कल परसों एक न्यूज आई थी साउथ में, आई थिंक इन केरला, कौन सा कोई लंगूर था, और आई विल गिव यू दैट न्यूज इन द करंट अफेयर स्लाइड, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है अभी राइट नाउ, बट जस्ट अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज फ्लैश हुई थी, कल या परसों की न्यूज थी। तो दो अलग अलग स्पीसीज के लोग आपस में इंटरमिंगल कर रहे थे और एक हाइब्रिड स्पीसीज क्रिएट होने जा रही थी। तो हो सकता है आपके एनवायरमेंट में एक नया क्वेश्चन ऐड हो जाए, तो हाइब्रिड भी जनरेट हो जाते हैं कई बार, ठीक है। लेकिन एनीवे ज़्यादातर जो इंडिविजुअल स्पीसीज की डिफिनेशन होती है इन योर, चाहे आप ज्योग्राफी में देख लीजिए, चाहे आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी में देख लीजिए या बायोलॉजी में देख लीजिए, स्पीसीज का मतलब ही होता है, पहली प्री कंडीशन ही होती है वो आपस में ही रिप्रोड्यूस करेंगे जिससे उनके ऑफस्प्रिंग जनरेट होंगे। ह्यूमंस विल इंटरमिंगल या कॉपुलेट, ठीक है, या रिप्रोड्यूस विद द अदर ह्यूमन बींग्स। मंकीज विल रिप्रोड्यूस विद मंकीज, ठीक है। काउस विल रिप्रोड्यूस विद देयर ओन स्पीसीज, कैट्स विद देयर ओन, लॉयंस विद देयर ओन। कभी देखा लॉयन जो है वो हिरन के साथ में, उसका रिश्ता अलग होता है, खाने पीने का रिश्ता होता है, कोहैबिटेशन का रिश्ता नहीं होता है, इंटरमिंगलिंग का नहीं होता है, ठीक है। तो स्पीसीज समझ में आ गया। फिर क्या होता है, पॉपुलेशन। यही इंडिविजुअल जब एक ग्रुप में पाया जाता है तो इट बिकम्स अ पॉपुलेशन। जैसे आपने सुना होगा ह्यूमन पॉपुलेशन, आप क्या हो, इंडिविजुअल हो, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं तो मिलके क्या बन गया, पॉपुलेशन बन गया, यानी ह्यूमन पॉपुलेशन। उसी तरह काऊ का पॉपुलेशन हो सकता है, कैट का पॉपुलेशन हो सकता है, यानी ग्रुप ऑफ स्पीसीज कमिंग टुगेदर, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कमिंग टुगेदर फॉर्म्स अ पॉपुलेशन, ठीक है। और यही पॉपुलेशन आगे चल के क्या बनता है, कम्युनिटी। अभी मैं आगे इसकी डिफिनेशन आपको एक एक बता दूंगा, सब लिखिए। इंडिविजुअल क्या है, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द एबिलिटी टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली। इट मे बी अ प्लांट, एनिमल, बैक्टीरियम और अ फंगाई, ठीक है। एनिमल में आप भी आ जाते हो एज ए ह्यूमन, ये इंडिविजुअल होता है। पॉपुलेशन क्या होता है, असेंबलेज ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज। अभी कहा नहीं ह्यूमंस मिलकर ह्यूमन पॉपुलेशन बना रहे हैं, ठीक है। लिविंग टुगेदर एट वन प्लेस एट अ गिवन टाइम, ठीक है। वन प्लेस एट अ गिवन टाइम का मतलब क्या है, वन प्लेस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप दिल्ली के मुखर्जी नगर एरिया में रह रहे हो या कनॉट पैलेस एरिया में रह रहे हो या फिर फॉर एग्जांपल आप केरला के किसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो।
वन प्लेस एट अ गिवन टाइम का मतलब होता है एक पर्टिकुलर हैबिटेशन को आप ऑक्यूपाई कर रहे हो। यानी जैसे ह्यूमंस हैं, जैसे अभी आगे देखेंगे कि इकोसिस्टम कितने तरह के होते हैं। दो वर्ड आपने सुने होंगे, टेरेस्ट्रियल और एक होता है एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जमीन पर रहने वाले, एक्वाटिक का मतलब होता है पानी में रहने वाले। अगर मैं आपसे कहूं कि ह्यूमंस क्या हैं, टेरेस्ट्रियल रीजन्स को इनहेबिट करते हैं या मैरिन को इनहेबिट करते हैं या एक्वाटिक को इनहेबिट करते हैं, मतलब आप जमीन पर रहते हो कि आप पानी में रहते हो, तो आप क्या कहोगे? आप एक हैबिटेट में रह रहे हो ना। ह्यूमंस आर लिविंग ऑन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। आप जमीन पर रहते हो, आप आसमान में तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप कह दो कि मैं जमीन पर रहता हूँ, मेरे जो दादाजी थे वो आसमान में चिड़िया की तरह उड़ते थे, या मेरे जो नाना जी थे वो पानी में मछली की तरह तैरते थे, तो मेरी जो मम्मी है वो एक जलपरी वाले लीनियस से आती हैं, जो पिताजी हैं वो एवियन वाली स्पीसीज से आते हैं, और उनके बर्ड से मैं बना जो टेरेस्ट्रियल जमीन पर रह रहा हूँ। ऐसा तो नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है जो एक स्पीसीज होती है वो एक ही तरह के हैबिटेट में रहेगी, या तो आप जमीन पर रह लेंगे टेरेस्ट्रियल में रह रहेंगे, या फिर आप एक एक्वेटिक में रह लेंगे मतलब पानी में तैरने वाली स्पीसीज में रह सकते हैं, या फिर आप एक एटमॉस्फेयर में रहने वाली एवियन स्पीसीज हो सकते हैं, है ना। यानी एक पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन होता है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर तरह का हैबिटेट ही ऑक्यूपाई करता है, या जमीन या पानी या एटमॉस्फेयर, या कुछ ऐसे भी होते हैं जो जमीन के अंदर रहना पसंद करते हैं, है ना, बट दे विल बी कमिंग अंडर द कॉमन नोशन ऑफ द पर्टिकुलर स्पीसीज। तो अब समझ में आ गया आपको इंडिविजुअल क्या है, उनके ग्रुप को, समेशन को पॉपुलेशन कहते हैं। अब वहीं पे हैबिटेट वर्ड यूज किया था, तो हैबिटेट क्या है? अ पॉपुलेशन लिव ऑलवेज लिव्स इन अ स्पेसिफिक प्लेस नोन एज इट्स हैबिटेट। मैं सिर्फ स्पेसिफिक प्लेस को थोड़ा इलेबरेट करना चाह रहा था। स्पेसिफिक प्लेस से मेरा मतलब ये नहीं था कि यू से दैट ह्यूमंस आर लिविंग ओनली इन द कोयम्बतूर, ह्यूमंस आर लिविंग ओनली इन द दीमापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड, ह्यूमंस आर ओनली लिविंग इन द मोएंग करके कुछ पड़ता है वहां पे, मोरैंग इन मणिपुर। ऐसा नहीं है ना। मोरैंग, दीमापुर, कोयम्बटूर, न्यू दिल्ली, एवरीथिंग लाइज इन द टेरेस्ट्रियल बायोम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये सब जमीनी पर तो हैं। तो हैबिटेट से मतलब होता है आप जमीन में रह रहे हो, आप आसमान में रह रहे हो, आप पानी में रह रहे हो, पहले ये डिसाइड कर लो। इन अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब ये नहीं है कि 2024 में, इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर एज में। जैसे कौन सी 20वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी की भी बात नहीं, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिगर पिक्चर, आइस एज, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एज। जैसे अगर आप उसमें बात करें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, तो उसकी बात नहीं हो रही। एट ए गिवन टाइम का मतलब होता है कि हम किस पर्टिकुलर एज में रह रहे हैं। हम आइस एज में नहीं रह रहे हैं जब पूरी दुनिया में आइस थी, या हम उस एज में भी नहीं रह रहे हैं कि पूरी दुनिया जलमग्न हो गई है। वी आर लिविंग इन अ एज जहाँ पे एक टेरेस्ट्रियल बायोम है, यानी पृथ्वी के कुछ हिस्से हैं जहाँ जमीन है, कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे मैरीन इकोसिस्टम है या एक्वेटिक इकोसिस्टम है यानी पानी है, और कुछ ऐसे हिस्से जहाँ पे एक एटमोस्फियर है। ठीक है, दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट। और स्पेसिफिक प्लेस का मतलब क्या होता है? लैंड, पानी मतलब जमीन, पानी या एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑलवेज लिव्स इन दैट, उसको आप हैबिटेट कहते हो। तो अगर मैं कहूं हैबिटेट कितने तरह के हो सकते हैं, तो आप क्या कहोगे? या तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होगा जमीन में रहने वाला, या फिर जमीन के अंदर रहने वाला हैबिटेट हो सकता है, या जमीन के ऊपर यानी एटमॉस्फेयर में रहने वाला हो सकता है, या पानी में रहने वाला एक्वेटिक हैबिटेट हो सकता है। हैबिटेट से मतलब समझ में आ गया? आगे चलते हैं। कम्युनिटी, इसको हटा दीजिए क्योंकि कम्युनिटी बायोटिक या बायोटिक कोई भी हो सकती है, या मतलब बट वी आर टॉकिंग बेसिकली अबाउट द बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक, अच्छा बायोटिक एबायोटिक में अंतर क्या होता है? बायोटिक बायोलॉजी, बायो वर्ड कहीं भी आया जाए उसका मतलब होता है लाइफ, एनीथिंग दैट लिव्स दैट विल बी कॉल्ड रिगार्डेड अंडर बायो। तो अगर मैं कह रहा हूं बायोटिक कम्युनिटी, यानी वो कम्युनिटी जो कि जीवित है, सांस लेती है, रिस्पायर करती है, खाना खाती है और एक्सक्रीट करती है, और कुछ फंक्शंस को जनरेट करती है, कुछ काम भी करती है। ऐसी तो स्पीसीज नहीं होगी ना कोई पैदा हो गई बस खा ली और डले हुए हैं, पड़े हुए हैं। कुछ ऐसी स्पीसीज भी होती हैं, भगवान जाने कैसे जी रही हैं। लेकिन स्पीसीज का मतलब ही होता है दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ अ निशे। अगर आप पैदा हुए जीवन में कुछ ऑब्जेक्टिव है, ह्यूमंस आर बॉर्न। अच्छा आजकल तो ऑब्जेक्टिव बदल गए हैं। अगर मैं पूछूं आपके जीवन का क्या ऑब्जेक्टिव है, आप कहोगे जवानी आने तक एक गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर लेना, उसके बाद में शादी कर लेना, दबा के दहेज लेना, और उसके बाद में एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट कर लेना, और आखिर में रिटायर हो जाना, और पेंशन के पैसों से, तो पेंशन नहीं मिलती, जब मिलती थी तो क्या है उसका सरकार पाल लेगी, पेंशन के पैसे से घूमना फिरना ऐश करना। क्या आपको लगता है जीवन का यही उद्देश्य होता है कि आप पैदा हुए हो तो उसके बाद आपको 10-15 साल तक तैयारी करके एक नौकरी को ग्रैब कर लेना है? नहीं भी तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई आप क्यों करते हो? इफ आई वंस आई रिमेंबर आई वाज टीचिंग अबाउट एजुकेशन। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सोशल साइंसेज हियर बट सम थिंग्स आर वेरी रिलेटेड, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ अ कम्युनिटी। ठीक है, और ये चीजें बहुत इलेबरेट हैं और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं। अब मैं चाहूं तो बहुत छोटे बता सकता हूं, बहुत चाहूं तो आपको इंटरडिसिप्लिनरी भी बता सकता हूं, बट सिंपली आई एम आस्किंग क्वेश्चन दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज आस्क्ड इन द इंटरव्यूज। ठीक है, एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मूलभूत फंक्शन क्या है, मतलब आप एजुकेट क्यों होते हो, आप क्यों पढ़ते हो, आप अपने जीवन में कितने साल एजुकेशन में बिताते हैं? तो आप कह देंगे नर्सरी या प्री नर्सरी में, मतलब प्ले स्कूल वगैरह में एडमिशन हो जाता है, उसके बाद में नर्सरी से लेके केजी तक हमारे प्रीलिमिनरी एजुकेशन होता है, फिर प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद में आप कॉलेज में आते हो, ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो। क्यों पढ़ाई करते हो?
तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई रिमेंबर वंस आई वाज टेकिंग अ लेक्चर एंड आई आस्क्ड अ स्टूडेंट ऑफ माइन, तो उसने ये रिप्लाई किया कि एजुकेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है नौकरी पाना, टू गेट अ जॉब। तो इंटरव्यू वगैरह कभी देने जाइएगा तो ये मत बोल दीजिएगा, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि आप नौकरी क्यों पाना चाहते हो। इफ यू आर टेलिंग दैट योर बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग एजुकेटेड, शिक्षा को पाने का आपका एक लौता कारण यह है कि आपको एक नौकरी मिल जाए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि नौकरी क्यों पाना चाहते हो, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ताकि मुझे एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम मिल सके। मेरे स्टूडेंट का भी यही जवाब था, ठीक है, उसने भी यही कहा मुझसे कि टू गेट अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम। गवर्नमेंट जॉब में ऐसा मान के चलते हैं कि आपको कभी हायर एंड फायर नहीं कर देंगे कि आज आपको नौकरी मिली कल को निकाल दिया जाएगा, तो एक सस्टेनेबल, और गवर्नमेंट ही जॉब क्यों, प्राइवेट जॉब भी तो होती, तो आप कहोगे क्योंकि इसमें घर वाले कहते हैं ना ऊपरी कमाई, आउटर सोर्स ऑफ इनकम। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे कभी, या फिर पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां बात कर लेंगे संथानम कमेटी की, बहुत सारी कमेटी बनी थी एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन को रोकने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब में जाने का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों, क्या रीजन है कि प्राइवेट सेक्टर की अपेक्षा अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो आपको दहेज बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि लड़की के घर वालों को भी पता है कि इनके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होने वाली है। कई ऐसी जॉब्स होती हैं जहाँ सैलरी बहुत कम होती है लेकिन आउटर सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा होता है, सस्टेनेबल भी है और बहुत ज़्यादा भी है, ब्लैक मनी जनरेशन, एवरीथिंग, क्राइम करप्शन, एवरीथिंग, ठीक है। तो कई, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अपने जवाब बहुत सोच समझ के दीजिएगा कि द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इफ इट इज टू गेट अ जॉब, देन व्हाई डू यू नीड अ जॉब, फॉर अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, और गवर्नमेंट जॉब इसलिए ताकि आउटर सोर्स ऑफ इनकम। ये बात इंटरव्यूअर पूछने वाले को भी पता है। फिर वो आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ आपके एथिक्स पे क्वेश्चन लगा देगा वो। वहां वो ये कहेगा इसका मतलब ये है कि अगर एजुकेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव था पैसा कमाना, टू अर्न अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, दैट मीन्स टुमारो यू आर गेटिंग पोस्टिंग एज आईएएस ऑफिसर, ठीक है, या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आप जा रहे हो, एंड समवन इज ऑफरिंग यू अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, कोई आपको बहुत अच्छा पैसा अगर प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट मीन्स यू विल क्रॉस योर लिमिट्स, आप अपनी डिफाइंड जुरिस्डिक्शन को क्रॉस करेंगे, आप एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन कर सकते हैं, यू विल टेक बेनिफिट ऑफ योर पोजीशन, ठीक है, टू गेट सम आउटर सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि आप गए ही ऑब्जेक्टिव, आपके एजुकेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव आपने क्या बोला, नौकरी पाना, नौकरी के बाद लड़की पाना, अच्छी शादी कर लेना, उससे दहेज लेना, तो दैट इज आल्सो काइंड ऑफ करप्शन, ठीक है। और साथ ही साथ में आप अपनी पोस्ट या प्रिविलेज का यूज करके आउटर सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करोगे। यानी कहने का मतलब है आपने ये कह दिया कि आपके एजुकेशन का मतलब था टू अर्न मनी, आप कह रहे थे नौकरी, लेकिन वो सामने लोग सुनाई देगा टू अर्न मनी, और मनी पाने के लिए फिर आप क्या करोगे, यू विल गो बियॉन्ड योर लिमिट्स, यू विल मतलब पास एवरी एथिकल लिमिट्स, ठीक है। यहीं पर वो आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट कर देगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा जिसका जवाब आपको नहीं बनेगा। वो यही कहेगा कि कल को कोई आपके पास ब्रीफकेस भर पैसा लेके आता है और कहता है कि सर यहाँ पे साइन कर दीजिए, एंड यू नो दैट इज लाइक समथिंग यू शुड नॉट, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू, बट बिकॉज योर बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन वाज टू अर्न मनी, फिर आपको ये रियलाइज होगा कि यार मैंने 12 से 13 साल स्कूल में पढ़ाई की, 7 से 8 साल मैंने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की, मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या कैसे कैसे स्ट्रगल करके पढ़ाई तैयारी की, तो अब समय आया है, वक्त आया है टू जनरेट द रेवेन्यू फ्रॉम देयर। मैंने जो खून पसीना बहाया है अपने तैयारी के टाइम पे एक बंद कमरे में, दिमाग में सब रखो, ये सब बाहर मत आने दो, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। दिमाग में आपका कुछ भी, आई एम नॉट कंसर्न विद इट, ठीक है, बिकॉज जितने भी ब्यूरोक्रेट्स आज तक गए हैं, अगर इतने इंटरव्यू में जो वो जवाब देते हैं, अगर वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ उन्होंने ऐसे जी होती तो कभी एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन नहीं आता, कभी ऐसा नहीं आता कि 500 से 2000 से लेकर 200 करोड़ तक लोग करप्शन में ब्राइब्स लेते हैं। अगर इतने ही सब ईमानदार सत्यनिष्ठा के साथ गए होते, वहां पे इतनी इंटीग्रिटी के साथ गए होते, तो जवाब वहां कुछ और होते हैं, लेकिन जब आप नौकरी पा जाते हो तो आपकी हरकतें वहां कुछ और हो जाती हैं। बट इंटरव्यू अगर क्लियर करना है तो ये आंसर मत दे दीजिएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। अब अगर मैं नई शिक्षा नीति की बात करूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई, 1986 में पिछली वाली एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बार बार एक चीज पे फोकस किया, वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन कौन सा एजुकेशन होता है कि लाइक यू आर गेटिंग एजुकेटेड, ठीक है, सो दैट यू गेट अ प्रॉपर जॉब एज पर योर डिफाइंड कैपेबिलिटीज। जैसे इमेजिन कर लीजिए एक बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा है, ठीक है, अब घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं क्योंकि माँ बाप डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहना भाई बायो ले लो, ये सब पढ़ते रहो, 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, फिर डिसाइड करें नहीं सिविल्स की प्रिपरेशन करनी है। तो एट द वेरी अर्ली स्टेज यू सिंपली डिटरमाइन योर ओन लिमिट्स, मेरी मेंटल लिमिट क्या है, मेरा पढ़ने में मन लगता है कि नहीं, पहली बात तो ये है। अगर नहीं लगता है तो अपना समय और ऊर्जा बेकार में 12 साल 13 साल मत बर्बाद कीजिए, फिर सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसके बाद में डिसाइड करें कि नहीं मुझे फोटोग्राफी करनी है। जब तारे जमीन पर मूवी आई थी, 3 इडियट्स आई थी, तो एक बहुत बड़ी डिबेट छिड़ गई थी उस समय कि वाई यू आर परस्यूइंग एजुकेशन व्हेन योर ऑब्जेक्टिव्स इन लाइफ आर समथिंग एंटायरली डिफरेंट। आपको फोटोग्राफी का शौक है, फोटोग्राफी आपको करने के लिए आपको इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं है, 4 साल पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, एक सीट बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप आईआईटी में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हो, आईआईटी की सीट पे बैठ के आप, गवर्नमेंट आपको बहुत सब्सिडाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइड करती है, उसके बाद में आप ये कहते हो मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन फेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द लाइक द इंटरव्यूज
जब आप इंटरव्यू फेस करते हो तो आपका उनके पास पढ़ा होता है, तो पहला क्वेश्चन ही करते हैं कि आपने मेडिकल साइंसेज से पढ़ाई की, आपने एमबीबीएस किया है, आपने आईआईटी से आपने इंजीनियरिंग करी है। तो आप जब सिविल सर्विसेज में जा रहे हो तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? यानी कि सिंपली यू आर वेस्टिंग ऑल द रिसोर्सेज, स्टेट रिसोर्सेज, द सीट एंड एवरीथिंग, एज वेल एज द मनी ऑफ योर पेरेंट्स, एज वेल एज द टाइम ऑल्सो, जब आपको एडमिनिस्ट्रेशन ही में आना था। तो कई लोग उसको जस्टिफाई भी कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्लियर रखिए। तो वोकेशनल एजुकेशन यही कहता है कि पढ़ाई वो करो जो आगे चल के तुमको नौकरी दिलाए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन ही बदल चुका है। लेकिन एजुकेशन, इफ आई एम टॉकिंग इन वर्ड्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, इट इज अबाउट द एनलाइटनमेंट ऑफ द माइंड, दिमाग का विकास। ठीक है, बहुत मल्टी पर्सपेक्टिव थॉट प्रोसेस को होना, हर पर्सपेक्टिव से सोच पाना, आपकी किसी एक्टिविटी की वजह से एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, आपके आस पड़ोसियों पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। इफ यू आर डूइंग एन ऑब्जेक्टिव इन लाइफ, आई वांट टू कोट गांधीज टेलिस्मैन आल्सो। एनसीईआरटी की हर बुक के आगे गांधीज टेलिस्मान लिखा होता है। ठीक है, गांधीज टेलिस्मैन क्या था? गांधी ये कहते हैं कि जब भी आप कोई काम करें तो आप ये देखें कि आपके उस कर्म का प्रभाव, ठीक है, समाज के सबसे शोषित, सबसे पिछड़े, सबसे वांछित जो वर्ग है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या उसको कोई बेनिफिट हो रहा है? अगर हो रहा है तो वो काम सही है। मैं एथिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, मीन्स एंड बहुत कुछ हो जाएगा फिर वहां पे। ठीक है, मैं इतना नहीं जाना चाह रहा हूँ, आई एम जस्ट स्टिक टू माई इकोलॉजी सेक्शन। बट सिंपली आई वांट टू गिव यू इनसाइट अबाउट द इंटरव्यू का क्वेश्चन यहाँ से आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो इसके बारे में थोड़ा सोचने की कोशिश करें। कभी भी नौकरी पाना, पैसा कमाना, ये सब मत बोल दीजिएगा। इट इज ऑल अबाउट द एनलाइटमेंट ऑफ द माइंड। एक बार आपका दिमाग एनलाइटमेंट हो गया, मतलब आप बुद्धा तो नहीं बन जाओगे, लेकिन अगर आपको चीजों को मल्टी पर्सपेक्टिव से सोचने समझने की शक्ति डेवलप हो गई, तो यू आर इन द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, यू आर इन द साइंस डिपार्टमेंट। तो अगर आप साइंस में भी चले गए, एकेडमिक्स में चले गए, तो आप कल को नोबेल प्राइज लेके आओगे, बिकॉज योर माइंड इज एनलाइटेंड। ठीक है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में चले गए तो आपके लिए पैसा फिर महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा, आप वहां पर पब्लिक सर्विस के लिए जा रहे हो बेसिकली। अगर आपने ये कह दिया कि मैं पब्लिक सर्विस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहा हूं, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा, तो एनजीओ क्यों नहीं खोल लेते हो? भाई असली अगर आपको समाज सेवा करनी है तो आप एनजीओ बना के करिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आ रहे हो? So I want to use the authority that will be provided to me by the state, the powers that are interested into this particular seat, where I can make a change. That should be your answer. ठीक है, तो आप एजुकेशन क्यों परस्यू कर रहे हो? एनलाइटमेंट ऑफ द माइंड। ठीक है, अपनी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है, अपने सारे पोटेंशियल्स को बिल्कुल एक्सट्रीम पे पहुंचाने के लिए, जहां पे इट शुड सर्व फॉर द मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ द सोसाइटी, इट शुड सर्व द एंटायरिटी। ठीक है, ये सब एजुकेशन मतलब होता है। एनीवे दैट इज सेपरेट, जब कभी इंटरव्यू के लेक्चर्स होंगे तो वहां पे देख लेंगे। अभी हम यहीं पे वापस आते हैं। Now we were talking about the word community. Community क्या होता है? I was talking about the biotic community. Biotic community का मतलब क्या होता है? वो कम्युनिटी जो जीवित है, सांस लेती है, इसीलिए कम्युनिटी और बायोटिक कम्युनिटी को हम साथ में लिख देते हैं या यूज करते हैं। तो मैंने एजुकेशन पे मैं इसलिए गया था क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा था कि व्हाट इज योर बेसिक ऑब्जेक्टिव इन लाइफ। ठीक है, कोई भी स्पीसीज अगर सर्वाइव कर रही है तो जीवन में उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? अगर मैं कहूं आपसे, आप एक मधुमक्खी को पकड़िए, उससे कहिए तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है, तो आपको पता है आपके जीवन से एक बड़ा उद्देश्य उस मधुमक्खी का हो सकता है। आपको लगता है मधुमक्खी छोटा सा प्राणी है, ऐसे ही हवा में उड़ता फिरता फूंक रहा है, मैं यहाँ तैयारी कर रहा हूँ, कल को मैं ये करूंगा वो करूंगा, आप कुछ नहीं करोगे। आपके होने ना होने से इस पर्यावरण, पारिस्थितिकी या इस संसार को, ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक दो आदमी कम हो जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर इकोसिस्टम से मधुमक्खी चली गई तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। Do you know what is the significance or importance of a particular this particular species, be it the butterfly, be it because these are all pollinators actually। ठीक है, तो जो मधुमक्खी होती है इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? नॉट जस्ट इन द इकोलॉजी बट इन द एंटायरिटी ऑफ द यूनिवर्स, दे सर्व एज अ पॉलिनेटर। आपको पता है जो फूल होता है वो फूल सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता है, होता है कि आप उसको लाके अपने गमले में सजाएं या आपने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट में कर दिया वैलेंटाइन डे पे। इस फूल का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है। फूल जो होता है वो अपने अंदर सीड्स को समेटे हुए होता है, और जो फूल के जो पंखुड़ियां होती हैं जिसकी खुशबू आपको अट्रैक्ट करती है, वो खुशबू आपको अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है, वो अट्रैक्ट करने के लिए है पॉलिनेटर्स को। मधुमक्खी हो, तितली हो, कोई भी ऐसा हवा में उड़ने वाली कोई ऐसी स्पीसीज हो जो उस सुगंध से प्रभावित होके उस फूल के पास आए, उस फूल के ऊपर बैठे, फिर उसे पता चले उस फूल में से एक नेक्टर निकल सकता है, एक बड़ा प्यारा सा जूस निकल सकता है, तो वो उस जूस को एक्सट्रैक्ट करे, और फिर वो जूस उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी, जैसे आप शहद कहते हो तो मधुमक्खी अपना शहद इकट्ठा कर रही है। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है कि उसकी पंखुड़ियों में उसके जो पैर होते हैं नुकीले से, उसमें उसके बीज फंस जाते हैं जिस फूल पे वो बैठी है। मैंने कहा नहीं, सीड्स आर इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट। अब ये जब पक्षी उड़ के जाएगा तो ये सीड्स को डिस्पर्स करता हुआ जाएगा। या इमेजिन कर लीजिए बंदर है कोई भी, आपको लगता है बंदर की क्या उपयोगिता है? बंदर, देखिए आप एक फल खाते हैं तो आप पता है फल को कैसे खाते हैं? आपने आम खाया बैठ के, उस आम की जो बीज है उसको आपने गुठली को कहाँ, डस्टबिन में फेंका, वो डस्टबिन किसी प्लास्टिक में आपने बांध के डाल दी। ठीक है, फिर ये आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले आते हैं,
मतलब वो जो एमसीडी वाले आते हैं वो लेके जाएंगे और एक डिस्पोजल साइट पे डाल देंगे, वहां पर वो बीज हो सकता है सड़ जाए, खत्म हो जाए, तो उसी के साथ आपकी जो उपयोगिता भी खत्म हो जाती है एंटायर इकोसिस्टम में। लेकिन एक बंदर की उपयोगिता आपसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो जंगल में रहता है, वो एक जगह पे बैठेगा, आम खाएगा, आपको लगता है बेकार का आदमी है, वो आपसे ज्यादा काम का आदमी है। वो बंदर जब आम को खाएगा तो उसकी गुठली को रैंडमली कहीं फॉरेस्ट में फेंक देगा और उस पर नेचर अपने तरीके से काम करना शुरू करेगा, सॉइल उस पर जमा होगा, सब कुछ जमा होगा, और वो जो बीज था एक नए पेड़ के रूप में उत्पन्न होगा। यानी दैट पर्टिकुलर मंकी और एनी सच स्पीसीज दैट इज लाइक फ्लोटिंग ऑन वन प्लांट टू अनदर, यहाँ वहां एक पेड़ से दूसरे पे कूदते रहते हैं, आपके लिए वो बेकार है, लेकिन इकोलॉजी के लिए उनका महत्व आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, लेकिन वो जो बंदर है उस इकोलॉजी को आगे चल के सस्टेन कर रहा है। तो आप समझ लीजिए आपकी उपयोगिता क्या है। मैंने पूछा नहीं आपका क्या, क्या दुनिया में क्या उपयोगिता है आपकी, तो आप 4 बार सोचोगे क्या उपयोगिता है मेरी। पैसा कमाना, मेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे उनका ध्यान रखना। आप नहीं ध्यान रखोगे, आपके माँ बाप नहीं, मैं सोच के देखिए उस चीज को, 2 4 10 15 लोग दुनिया से खत्म हो गए तो उससे दुनिया पे, संसार पे बहुत बड़ा प्रभाव नहीं हो जाता। इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, 1.41 समथिंग क्रॉस हो चुकी है, 31 को तो कब से क्रॉस कर चुके हैं। उसमें से मान के चलिए कुछ लोग चले भी गए, ठीक है, तो आपको लगता है एनवायरमेंट इकोलॉजी पे कोई प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि निशे में इनका बहुत ज्यादा फंक्शनल रोल नहीं है, एक लिमिट में है। जितनी जब पॉपुलेशन किसी स्पीस का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो इकोलॉजी को सस्टेन नहीं करते, उसको नुकसान करने लगते हैं, और ह्यूमंस के साथ में यही प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन बंदर हो गए, मधुमक्खी हो गए, तितलियां हो गई, ये जो पर्यावरण पारिस्थितिकी में बहुत सारी स्पीसीज सर्वाइव करेंगे, ये इकोलॉजी को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं। तो बंदर जब एक फल को खाता है, उसको यहाँ वहां बिखेर कर रहा है, ही विल बी कॉल्ड एज अ पॉल्यूटर, वो पॉलिनेटर। सेम वे में मधुमक्खी जब यहाँ से वहां नेक्टर कलेक्ट करती घूम रही है, बीजों का डिस्पर्जन कर रही है, ठीक है। आपने एक बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना होगा, ये सब यहीं से आता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि कम्युनिटी क्या होती है, उसका स्पेसिफिक रोल क्या होता है। अब यहीं पे एक वर्ड याद रखना, एक वर्ड होता है निशे, NICHA। निशे इज नथिंग बट द फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीसीज इन एन इकोलॉजी और अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब एक पर्यावरण या परिस्थिति में किसी स्पीसीज का क्या फंक्शनल रोल होता है, दैट इज डिफाइंड बाय द वर्ड निशे, और ये यहीं पे हम कम्युनिटी के साथ इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब कम्युनिटी समझ में आ गया क्या है? इट रिफर्स टू द, और ये मत समझिएगा कि मैं मानव सभ्यता को खत्म करने की बात कर रहा हूं, बस ये कह रहा हूं कि आपका निशे से ज्यादा महत्वपूर्ण एक मधुमक्खी का निशे हो सकता है। तो किसी भी स्पीसीज या प्रजाति को कभी छोटा मत समझिएगा, बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। हर स्पीसीज का एक फंक्शनल रोल होता है इकोसिस्टम में, और आपकी नजर में वो छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन इकोलॉजी की नजर में सब बराबर हैं। और कई बार ऐसा बोला गया है कि अगर उसके बारे में पढ़िएगा थोड़ा सा, एक मधुमक्खी, ठीक है, हनी बी जो होती है आपकी, अगर एंटायर जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है उससे गायब हो जाएगी, या शेर गायब हो जाएगा, तो पूरा का पूरा जो ट्रॉपिक लेवल है, इकोलॉजिकल पिरामिड है, वो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। और जो जितना ऊपर है उसका इतना ज्यादा महत्व होता है फूड चेन में। आगे देखेंगे इसको। So what is the community we were talking about? It refers to the collection of different species of a population, both plant and animal, in a specific area, यानी कि habitat at a given point of time, यानी particular age, है ना? These species can vary vastly in number and size. ये संख्या में और अपने साइज में चेंज हो सकती हैं, जैसे मछली, तितली या भैंसा या गाय, हिरण, शेर, इनके साइज में भी वेरिएशन होता है, नंबर में भी वेरिएशन होता है। जैसे आप हमेशा देखोगे कि जो हर्बीवोर्स होते हैं या फूड चेन में जो नीचे की तरफ पाए जाते हैं, उनकी संख्या हमेशा ज्यादा होगी। जैसे कोई भी जंगल होगा, वहां पे आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे? जो छोटे छोटे से जीव जंतु जो दौड़ा भागा करते हैं, जैसे खरगोश हो गए आपके, गिलहरियां हो गई, या लेट्स से फॉर एग्जांपल हिरण हो गए, ठीक है। इनके ऊपर जो आते हैं, जैसे शेर हो गया, आपको एक जंगल में कभी 50-100 शेर दिखे हैं? नहीं दिखे हैं, क्योंकि ये फूड चेन में ऊपर आते हैं, ये ज्यादा बायोमास कंज्यूम करते हैं, तो इनको नीचे वाले लोग ज्यादा चाहिए। जैसे एक आदमी जो, जैसे मैं हूं एग्जांपल, आप इमेजिन करें अपनी जिंदगी में कितनी पालक खाई होगी, कितने टमाटर खाए होंगे, यानी मुझे अपनी जिंदगी को सस्टेन करने के लिए कुंटलों की मात्रा में टमाटर चाहिए, यानी कि टमाटर फूड चेन में मेरे से नीचे आएगा। तो जो चीज नीचे होगी, ऐसा करके पिरामिड बनेगा। अभी हम आगे देखेंगे ना, रिवर्स पिरामिड कैसा होता है, इन्वर्टेड कैसा होता है, और स्ट्रेट पिरामिड कैसा होता है। तो फूड चेन में वो काम करता है। तो एनीवे, कम्युनिटीज को हम 2 वे में क्लासीफाई कर सकते हैं, वन इज द मेजर कम्युनिटी एंड द अदर वन इज माइनर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी यानी कि बड़ी कम्युनिटी, दोज कम्युनिटी which may survive independently because they are dependent on certain natural factors, जैसे कि sunlight, ठीक है। They are large size and relatively independent. They dependent only on the sun's energy from the outside. They are secondary aggregations within a major community and are therefore not therefore completely independent unit as far as the energy and the nutrient dimensions are concerned. Example, the tropical evergreen forest. देखिए, कम्युनिटीज को हमने कहा नहीं मेजर और माइनर में 2 में सेग्रीगेट कर दिया। मेजर कम्युनिटीज कौन सी होती हैं? बहुत बड़ी कम्युनिटीज, जिनकी संख्या के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द साइज एंड द लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस और द इम्पैक्ट दे आर हैविंग ऑन द इकोसिस्टम। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है,
अमेजन के जंगलों में पाए जाते हैं। ब्राजील में आपको पता है अमेजन रेन फॉरेस्ट है, जिनको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में पूरी आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें 70% जो ऑक्सीजन जनरेट होता है वो सिर्फ अमेजन के रेन फॉरेस्ट से होता है। देयर वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन यूपीपीएससी फॉर द 2 consecutive ईयर्स, अर्थ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जनरेशन कहाँ से होता है? तो उसमें 2 ऑप्शंस में कंफ्लिक्ट हो रहा था। वन वाज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड द अदर वन ऑप्शन वाज कोरल्स। आपको पता है कोरल्स को मैरीन इकोसिस्टम का लंग्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे ग्लोब का 50% जो ऑक्सीजन होता है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, 50% तो एक बेस लाइन है, ये सिर्फ और सिर्फ कोरल्स जनरेट करते हैं। समुद्रों में जो कोरल रीफ होते हैं, सबसे बड़ा कोरल रीफ दुनिया का कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, ओशियाना रीजन में है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में पड़ता है, वेस्ट में। ग्रेट बैरियर रीफ का नाम सुना है आपने? ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप इमेजिन करिए कितना ऑक्सीजन जनरेट करता होगा। कोरल रीफ्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, एनवायरमेंट में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। एनीवे, तो दिस कोरल रीफ स्ट्रक्चर ये एक मेजर कम्युनिटी में आएगा। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो यूपीपीएससी का जो क्वेश्चन था उसका आंसर कोरल रीफ था, फिलहाल याद रखिएगा। ठीक है, कि ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा जनरेशन, मतलब इनफैक्ट कोरल्स आर नोन एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन। आप इमेजिन कर लीजिए, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है लिथोस्फीयर में, मतलब पृथ्वी के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, ऊपर वाले हैबिटेट में, ये पूरी पृथ्वी, पूरे वायुमंडल का 70% ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। लेकिन अगर हम पूरे ग्लोब की बात करें इन एंटायरिटी, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जनरेशन जो होते हैं वो कोरल्स जनरेट करते हैं। समुद्र के अंदर आप उसे देख नहीं सकते, तो आप उसे अंडरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये मेजर कम्युनिटीज हो गई। माइनर कम्युनिटीज क्या होती है? छोटी कम्युनिटीज, दे आर डिपेंडेंट ऑन द नेबरिंग कम्युनिटीज। पहली बात, मेजर कम्युनिटीज रिलेटिवली इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होते हैं। और जो माइनर कम्युनिटीज होती हैं, दे आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द नेबरिंग कम्युनिटीज और द मेजर कम्युनिटीज। और इसका एग्जांपल सबसे क्लासिक लिया जाता है, मैट ऑफ द लीचन ऑन अ काउ डंग पैड। जैसे गोबर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जो छोटी छोटी स्पीसीज सर्वाइव कर रही हैं। ठीक है, तो ये माइनर कम्युनिटीज में आ जाएंगी। ये एक बेसिक सेग्रीगेशन था। फिर से एक बार इस चार्ट को देख लीजिए, तो बेसिक डिफिनेशन जो मैंने लिखे थे बताया। अब आपको इतना समझाया होगा कि हायरार्की में अगर आप जाएंगे, टाइप्स ऑफ लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, सबसे छोटा क्या हुआ? इंडिविजुअल हुआ। आप इंडिविजुअल स्पेसिस, इंडिविजुअल को जब क्लब करेंगे तो वो एक पॉपुलेशन बनाएगा। और याद रखिएगा कि ये जो पॉपुलेशन है ये एक हैबिटाट में रहता है, या तो लिथोस्फीयर यानी जमीन में रहेगा, या एक्वेटिक में रहेगा यानी समुद्र में रहेगा, और या फिर एटमॉस्फेयर में रहेगा। और एक बेसिक कंडीशन बताई थी मैंने स्पीसीज की या पॉपुलेशन की, इनकी जो इंटरमिंगलिंग होती है आपसी में होती है। मैंने अभी कहा नहीं था आपसे कि आसमान में रहने वाले आपके दादाजी, पानी में रहने वाली आपकी दादी जी, उनके बीच फ्यूजन से आप जमीन पर रहने वाले आपकी जन्म नहीं हुआ है। हर स्पेसीज एक अलग तरह का हैबिटेट ऑक्यूपाई करता है। तो आप समझ गए कि पॉपुलेशन कहाँ रहेगा? एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहेगा। यहाँ देखो चिड़िया बनी है ना, इसका ये एवियन में आएगी, तो ये एटमॉस्फेयर में रहेगी। और ये जो भैंसा, बिशन या हिरन वगैरह कुछ भी है, तो ये लिथोस्फीयर में आएगा, मतलब नीचे के उसमें रहेगा आपके। तो इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, द कम्युनिटी। अब कम्युनिटी के ऊपर आता है आपका इकोसिस्टम। ये हम अभी आगे देखें। इकोसिस्टम पूरा एंटायरिटी में सब्जेक्ट है कि ये मैरीन हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। और इकोसिस्टम आगे चल के बायोम बनता है, और बायोम आगे चल के बायोस्फीयर बनता है। ठीक है, तो ये बस आप चेन आप याद रखिएगा, बायोस्फीयर, बायोम, इकोसिस्टम। ये हम डिटेल में सब्सिक्वेंट क्लास में करेंगे। इट वाज अबाउट द first encapsulation of your this particular segment of ecology. Now in the coming we will discuss about the types of इकोसिस्टम एज वेल एज द इकोसिस्टम। ठीक है, तो इतना सब क्लियर हो गया। अब हम आगे की क्लास में देखेंगे। थैंक यू।